आज का समाज मॉडर्न जरूर है, मगर अभी भी हम लोग खुलकर फिजिकल टच के बारे में बात नहीं करते। हम शर्माते रहते हैं फीमेल ऑर्गन और मेल ऑर्गन के बारे में बात करने में। अगर कोई इस टॉपिक पर बात करता है तो हम उसे गलत नजरों से देखते हैं और उसे जज करते हैं। यह टॉपिक कितना जरूरी है आज की नई जनरेशन के लिए, उसकी समझ हमें थोड़ी कम है। आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपने बेटे को और समाज को इन टॉपिक्स का महत्व बताता है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत कांति शरण मुडगल जी से होती है, जो कि एक लविंग हस्बैंड और केयरिंग फादर हैं। कांति जी भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वे सारा टाइम भगवान भोले बाबा के भजन गाने और उनकी सेवा पानी में बिताते हैं मंदिर में। इसलिए मंदिर परिसर ने उन्हें मंदिर के पास एक दुकान और मकान रहने के लिए दे रखा है। कांति शरण जी के 2 बच्चे हैं, पहला लड़का और दूसरी लड़की। उन सबकी जिंदगी भोले बाबा की कृपा से सुख शांति से चल रही होती है। कांति जी की दुकान में कोई कस्टमर बैग छोड़ जाता है, जिसे वह अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन दुकान पर बैठे कांति शरण जी को उनकी पत्नी का कॉल आता है कि विवेक हॉस्पिटल में सबमिट है। असल में पिछली रात विवेक अपने दोस्त जहीर के घर पढ़ने गया था और वहीं पर पूरी रात रुका रहा। जब कांति शरण हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां पर उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रखा होता है। यह देखकर कांति शरण एक समय के लिए घबरा जाता है और सीधा डॉक्टर से मिलने जाता है, जिसका नाम डॉक्टर गगन मालिवा होता है। वह प्राइवेट ऑर्गन का एक्सपर्ट डॉक्टर है। डॉक्टर गगन कांति जी को पानी का गिलास देते हुए बोलते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है, इस उम्र में बच्चे यह सब करते हैं। मगर कांति जी को कुछ समझ नहीं आता। तब डॉक्टर एक गोली का पत्ता दिखाते हुए बोलते हैं कि यह गोली रात भर जगाए रखने के लिए है। कांति जी को लगता है कि पढ़ाई के लिए रात भर जगने के लिए है, मगर डॉक्टर इस बार बताते हैं कि विवेक ने इसकी 3 गोलियां ली और रात भर मैस्टरबेट किया, जिस वजह से वह बेहोश हो गया। मगर इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, तो आप विवेक से दोस्त बनकर बात कीजिए, ना कि उनके पिता बनकर। यह बात सुनकर जब कांति जी डॉक्टर के ऑफिस से बाहर आते हैं, तब तक जहीर वहां से जा चुका होता है और कांति जी अपनी पत्नी और बेटी के सामने यह बोलते हैं कि विवेक को कुछ नहीं हुआ है, बस यूं ही बेहोश हो गया था। यह बात सुनकर कांति जी की पत्नी को राहत मिलती है और वह महाकाल का धन्यवाद करती है। अगले दिन कांति जी जहीर से मिलने जाते हैं और वह जहीर को भरोसा दिलाते हैं कि वह किसी से इस बारे में बात नहीं करेंगे। तब जाकर जहीर बताता है कि स्कूल में सालसा डांस प्रेजेंटेशन होने वाला था और मैम ने विवेक और सोफी को लीड डांसर चुना था। दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, मगर पता नहीं अगले दिन मैम ने विवेक को हटाकर रोवन को रख लिया। जब मैम से पूछा तब उन्होंने बोला कि सोफी विवेक के साथ डांस नहीं करना चाहती। अब हम दोनों काफी कंफ्यूज थे कि सोफी ने ऐसा क्यों किया, मगर सोफी से पूछा तब उसने कहा कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। फिर एक दिन स्कूल के बॉयज वॉशरूम में रोवन ने विवेक का सबके सामने मजाक उड़ाया, यह कहकर कि उसका मेल ऑर्गन छोटा है, इसलिए सोफी उसके साथ डांस नहीं करना चाहती। रोवन की बातें सुनकर मुझे और विवेक को बहुत बुरी लगा। अगले दिन विवेक मेरे घर आया और गूगल में सर्च किया, मगर उसमें भी कुछ सटीक जानकारी नहीं थी। हमें लगा हमें अपने टीचर से इस बारे में पूछना चाहिए। फिर हम दोनों बायोलॉजी टीचर के पास गए और उनसे पूछा कि मैस्टरबेट करने से क्या मेल ऑर्गन का साइज बढ़ता है, मगर उन्होंने भी हमें डांट कर भगा दिया। जो हम कर रहे थे वह सही था कि गलत पता नहीं। फिर एक दिन हम दोनों रास्ते से जा रहे थे, तब हमने रोड में एक आवाज सुनी जो मेल ऑर्गन को बढ़ाने का जापानी ऑयल बेच रहा था। विवेक को लगा अब सब सही हो जाएगा। उस ऑयल की 10 बोतल खत्म कर दी, मगर कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा टेंशन और बढ़ गई। फिर हमें एक डॉक्टर का पोस्टर दिखा, हमें लगा शायद वह कुछ बताएगा, मगर उसकी दवाई से भी काम नहीं बना, बल्कि विवेक इतना ज्यादा टेंशन में रहने लगा, ना पढ़ाई में मन लगता ना ही किसी और काम में। बस जब भी उसे मौका मिलता वह स्कूल के वॉशरूम में मैस्टरबेट करता ताकि अपना ऑर्गन का साइज बढ़ा सके। फिर हमें पता लगा एक पिल के बारे में जिससे साइज बढ़ता है, और वह पिल हमने मेडिकल स्टोर से खरीद ली। उस रात पहले तो विवेक ने 1 गोली खाई, मगर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब उसने एक साथ 3 गोली खा ली, जिससे वजह से वह बेहोश हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पूरी कहानी सुनने के बाद कांति शरण जी कंफ्यूज होते हैं कि वह इस बात पर कैसे रिएक्ट करे और सीधा डॉक्टर गगन जी से मिलने जाते हैं, जो उन्हें समझदारी से काम लेने को बोलते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे गिल्ट में कुछ गलत काम भी
कर जाते हैं। मगर घर पहुंचकर कांति जी अपने बेटे पर थोड़ा गुस्सा करते हैं, वह भी अकेले में। अगले दिन जब कांति जी विवेक को स्कूल छोड़ने जाते हैं तब उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, जहां उन्हें पता लगता है कि किसी ने विवेक की मैस्टरबेट करते हुए की स्कूल वॉशरूम में वीडियो बना ली थी और उसे सोशल साइट पर अपलोड कर दी। स्कूल के ऑनर अथवा प्रिंसिपल अटल नाथ महेश्वरी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि इस वीडियो की वजह से उनके स्कूल की काफी बदनामी होगी। अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए विवेक को स्कूल से रस्टिकेट कर देते हैं। इधर कांति जी की पत्नी और बेटी को भी इस वीडियो के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि उनके पड़ोसी उनसे दूरियां बना लेते हैं। घर पहुंचकर कांति जी डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों के लिए हम लोग किसी रिश्तेदार के घर चले जाएंगे, जब तक यह मामला शांत नहीं होता। कांति जी महादेव से प्रार्थना करते हैं कि उनके बेटी की जिंदगी को पटरी पर लाए। फिर क्या, महाकाल तो अपने सच्चे भक्त की इच्छा तो हमेशा ही पूरी करते हैं। तब महाकाल अपना एक शिवगण कांति की मदद के लिए भेजते हैं। तभी कांति जी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, क्योंकि विवेक रोवन के घर एक चाकू लेकर पहुंचा था। पुलिस स्टेशन में सबके सामने कांति जी विवेक को थप्पड़ मारते हैं और विवेक को सबसे माफी मांगने के लिए बोलते हैं, ताकि वह लोग विवेक के खिलाफ कोई केस फाइल ना करे। उसी वक्त पुलिस स्टेशन में महादेव का दूत कंप्लेन लिखाने आ रखे होते हैं कि उनका बैग गुम हो गया है। उसको कोई पागल समझकर कांति जी विवेक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रिश्तेदार के घर जाने के लिए पूरी कांति जी की फैमिली स्टेशन पर होती है। तभी कांति जी की मुलाकात फिर से उस शिवगण से होती है जो अपना बैग ढूंढ रहा था। तब वह शिवगण बोलते हैं कि विवेक रुकेगा नहीं। उनकी यह बात सुनकर जैसे कांति जी पीछे मुड़ते हैं, वहाँ पर विवेक नहीं होता। विवेक को ढूंढने के लिए कांति जी रेस्टिंग रूम से बाहर को आते हैं और वह देखते हैं कि विवेक पटरी पर खड़ा है और ट्रेन आने वाली है। मगर तभी वही शिवगण विवेक को बचा लेते हैं। यह देखकर कांति जी शिवगण का धन्यवाद करते हैं। तब कांति जी उसे अपनी दुविधा बताते हैं। उनकी दुविधा सुनने के बाद शिवगण उन्हें उत्तर देते हैं कि अगर युद्ध से भागोगे तो झूठे कहलाओगे और अगर सामना करोगे तो सत्य बन जाओगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सब पर मानहानि का दावा करता और सबसे माफी मंगवाता, क्योंकि रख विश्वास तू है शिव का दास। इन सब बातों के बाद कांति जी को अपनी गलती महसूस होती है और वह सीधा विवेक से माफी मांगते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर कांति जी केस फाइल करते हैं जापानी ऑयल वाले पर, क्लिनिक पर, केमिस्ट वाले पर और साथ में स्कूल पर और खुद पर भी। और यह केस बन जाता है कांति शरण मुड़गल वर्सेस कांति शरण मुड़गल। मगर दिक्कत तो यह होती है कि कोई भी वकील कांति जी का केस लड़ने को तैयार नहीं होता। तब कांति जी खुद अपना केस लड़ने की अर्जी देते हैं, जिसमें उन्हें हामी मिल जाती है। स्कूल और दवाई बेचने वालों की तरफ से कामनी महेश्वरी लड़ती है, क्योंकि वह प्रिंसिपल अटल नाथ महेश्वरी की डॉटर इन लॉ होती हैं। कामनी जी मशहूर और काबिल वकील होती हैं। इस केस के जज पुरुषोत्तम नगर होते हैं। घर पहुंचकर कांति जी बहुत परेशान होते हैं कि वह ये केस कैसे लड़ेंगे। तभी ऊपर से वही बैग गिरता है जो कस्टमर उनकी दुकान पर छोड़ गया था और उस बैग में से वर्षों पुरानी लिखी फिजिकल टच के बारे में किताबें निकलती हैं, जैसे कुमार संभव, चरक संहिता और कामशास्त्र। इसके बाद कांति जी सबसे पहले विवेक के स्कूल में पढ़ाई जाने वाली सभी किताबों को पढ़ते हैं और एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, जिसमें उनकी बेटी मदद करती है। तारीख के दिन सभी लोग कोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ कामनी जी बोलती है विवेक ने जो किया वह एक वल्गर एक्ट है और स्कूल का उसे रस्टिकेट करना सही है। मगर इस बात पर कांति जी भड़क जाते हैं और वे बोलते हैं कि ये कैसे एक अश्लील कार्य है। अगर स्कूल वालों ने विवेक को कामशास्त्र पढ़ाया होता तो वह इस तरह की हरकत नहीं करता। स्कूल की लापरवाही की वजह से मेरा बेटा हंसी का पात्र बना है। जब हजारों साल पहले कामशास्त्र बच्चों को पढ़ाया जाता था, तब इस आधुनिक एजुकेशन सिस्टम ने कब और क्यों कामशास्त्र की पढ़ाई बंद कर दी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि यह सभी लोग और स्कूल मेरे बेटे से माफी मांगे और इज्जत के साथ उसका स्कूल में एडमिशन दोबारा करे। उसकी यह बात सुनकर जज साहब को लगता है कि यह केस बहुत जरूरी है, इसलिए इस केस को रजिस्टर कर लिया जाता है। मगर कांति जी की दिक्कत खत्म नहीं होती, क्योंकि मंदिर परिसर उन्हें दुकान और मकान से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद कांति जी अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्त के घर शिफ्ट हो जाते हैं। तभी कांति जी की मुलाकात फिर से शिवगण से होती है, जो उन्हें बोलते हैं कि ऐसे शब्द बोलो जो कानों को सुनने में अच्छा लगे और लोगों को भाए। अगली सुनवाई में कामनी जी जानबूझकर कांति जी की पत्नी और बेटी को कोर्ट में बुलाती है और उनसे वल्गर सवाल करती है, मगर वह दोनों बड़ी समझदारी से ऐसे जवाब देते हैं जो सबको भा जाते हैं, क्योंकि गलत से गलत चरित्र को भी अच्छी भाषा में बोला जा सकता है।
इसके बाद अगली सुनवाई में कामनी जी एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाती है जिनका बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है, और कामनी जी स्कूल को डिफेंड करते हुए बोलती हैं कि स्कूल कभी भी किसी तरह से भेदभाव नहीं करता, बाहर कोई कुछ भी करे मगर स्कूल में सब एक हैं और सबको मॉरली एक तरह से स्कूल के रूल्स फॉलो करने चाहिए। मगर कांति जी जज से एक और तारीख मांगते हैं। कांति जी दुविधा में होते हैं कि वह अब कैसे अपने बेटे को डिफेंड करे। तभी उनकी मुलाकात फिर से शिवगण से होती है जो उन्हें बातों ही बातों में बोलते हैं कि सवाल नहीं करोगे तो जवाब कैसे मिलेगा, क्योंकि सवाल में ही जवाब है और जवाब के बाद ही सवाल है। अगली सुनवाई में कांति जी उस प्रोस्टिट्यूट से पूछते हैं कि उन्हें इस फील्ड की नॉलेज किसने दी। वह जवाब देती है कि उनकी बड़ी दीदी ने। अगर इसकी नॉलेज आदमियों को दी जाए तो वह औरतों के शरीर का मान करेंगे कि नहीं। उनकी यह बात सुनकर कोर्ट पर बैठे सभी लोग सन्न हो जाते हैं। काम शास्त्र की विद्या सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि नई जनरेशन को इन चीजों से जुड़ी हर तरह की दिक्कत से रूबरू कराना है ताकि वह बाजार में घूम रहे झूठे दावे करने वालों से बच सके। इसके बाद पूरे कोर्ट के सामने जापानी ऑयल और क्लिनिक वाले की दवाई के बारे में एक्सपर्ट इनका यूज करने का कोई दावा नहीं करते और केमिस्ट वाले को वह पिल बिना किसी वार्निंग के बेचना और वह भी एक बच्चे को कोर्ट सही नहीं मानता। तभी कामनी जी बोलती हैं कि काम शास्त्र खुलकर टीचर्स बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे बताओ। कांति जी फिर चुप हो जाते हैं और कोर्ट वहीं अडजर्न हो जाती है अगली तारीख के लिए। अगली तारीख में कांति जी बोलते हैं कि अगर स्कूल में शरीर अंग बताए जाते हैं तो उन्हें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन पढ़ाने में क्या दिक्कत है। खुलकर पढ़ाएं और उसकी सटीक जानकारी बच्चों को दे ताकि वह लोग किसी भी तरह की गलत अफवाह ना सुने, क्योंकि यह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। कामनी महेश्वरी को लगने लगता है कि यह केस उसके हाथ से निकल रहा है क्योंकि कोर्ट ऑर्डर देती है अगली सुनवाई आखिरी होगी। इसलिए प्रिंसिपल और उसके आदमी कांति जी से अकेले में मिलते हैं और उन्हें 1 करोड़ का ऑफर देते हैं। बस बदले में केस वापस करने की बात बोलते हैं। उनके दबाव में आकर कांति जी केस वापस लेने वाले पेपर पर साइन कर देते हैं, मगर अभी भी वह बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने गलत किया कि सही। अपने घर वापस जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हॉस्पिटल वाले उन्हें मृतक घोषित कर देते हैं। तभी कांति जी की मुलाकात उसी शिवगण से होती है और वह बोलता है कि जब महाकाल पर भरोसा था तो क्यों तूने उन पेपर्स पर साइन किया, और महादेव उन्हें अपने दर्शन देते हैं। उनका दिव्य रूप देखकर कांति जी उनसे माफी मांगते हैं। तब शिवगण दिखाते हैं कि उनके केस का इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ा और सभी कांति जी को सही मानते हैं। कांति जी को भरोसा दिलाते हैं कि रख विश्वास क्योंकि तू है शिव का दास। कांति जी महादेव की कृपा से फिर जिंदा हो जाते हैं। यह देखकर सभी लोग के होश उड़ जाते हैं। फिर शिवगण कांति जी को अपनी गाड़ी में कोर्ट पहुंचाते हैं जहां आज आखिरी सुनवाई है। वहां पर कांति जी पेपर पर साइन को गलत बोलते हैं और अपने आप को जज के सामने डिफेंड करते हैं। कामनी जी बोलती है कि क्या विवेक अपना सर उठाकर समाज में निकल सकता है। तभी विवेक कोर्ट आता है और बोलता है कि जो उसने किया वह गलत नहीं मगर जिस जगह किया वह गलत है। काम शास्त्र की शिक्षा से बच्चों में बैड टच और गुड टच की पहचान होगी। फिर सबकी बातें सुनने के बाद जज फैसला करते हैं कि स्कूल में इस तरह की नॉलेज देना जरूरी है ताकि बच्चे कोई गलत कदम ना उठा सके। इसलिए स्कूल विवेक को वापस एडमिशन देगा और सभी दोषी लोग विवेक से माफी मांगेंगे। कांति जी केस जीतने के बाद शिवगण का शुक्रिया अदा करते हैं और वह बैग असल में शिवगण का ही निकलता है क्योंकि शिव भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।